जो बागवान में अमिताभ बच्चन के साथ होता है ना, वो किसी के साथ ना हो कि जब आप बूढ़े हो या आप रिटायरमेंट के पास जाओ तो आपके पास इनफ पैसा हो, मतलब आप कुछ चीज़ में बिलीव करोगे, आप उसमें मेहनत करोगे, लोग देखेंगे कि आपने कुछ किया है, तब लोग आपको सपोर्ट करने आएंगे, राइट। चलो, रिटायरमेंट और पेंशन एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। तो हमने 4 साल पहले शुरू किया जब ज़रूरत बैक नहीं कर रहा था हमें। आई थिंक उन्होंने जो देखा वो ये देखा कि ये बंदे गिव अप नहीं करते, ये फिगर आउट करते रहेंगे और ये पैशनेट अबाउट कि ये प्रॉब्लम उन्हें सॉल्व करनी ही करनी है। ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था कि मेरे को स्टार्टअप करना ही है ना। और मैं जॉब में भी काफ़ी अच्छा था, अपनी जॉब में भी खुश था चीज़ों को लेके। बट एक पॉइंट हर किसी की लाइफ में आता ही है जब आपको लगता है कि ना कुछ करना है। प्रो लंदन में था तब मैंने रिज़ाइन किया तो लोग बोलते थे कि भाई पागल है जो लंदन की जॉब छोड़ के इधर आ रहा है वापस बैंगलोर। इंटरनेट पे लोग गालियाँ देते हैं अपने बॉसेस को कि ये था वो था फलाना। आई थिंक जिसका मेन आइडिया होता है, जिसका मेन पैशन होता है ना, वो फिर सब कुछ जोड़ता है कि चलो सबको मिला के अपन आगे बढ़ते हैं। दो भाई अगर मिलके बना सकते हैं उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। और दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट के हैं तो वो बेस्ट है। तो सबसे पहले तो जो एक्चुअल जर्नी होती है वो बाहर नहीं आती, क्योंकि जो सिर्फ चमक होती है वो बाहर आती है, अनाउंसमेंट्स बाहर आते हैं। और हम नेचुरली इंस्टाग्राम पे भी हम सिर्फ अच्छी चीज़ें डालते हैं ना बाहर। यूपी बिहार की बात करते हैं। वाइल ग्रोइंग अप हर पेरेंट्स का एक ही सपना था कि भाई सरकारी नौकरी करो, एंड द ओनली रीज़न वाज कि स्टेबिलिटी है। आप नौकरी छोड़ भी दोगे, नौकरी आपकी चली भी जाएगी तो आपको मिलेगा पेंशन। दैट वाज द बिगेस्ट थिंग एंड दैट्स एवरीवन वाज गेटिंग। बट अब थोड़ी सी सिनेरियो में चेंज आ गई है एंड नाउ एवरीवन वांट कि ठीक है सरकारी नौकरी का फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि पेंशन अब सरकार ने हटा दिया। मोस्टली हर डिपार्टमेंट में होता जा रहा है, राइट, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। एंड अब घर वाले ज़्यादा प्रेशर तो नहीं करते। सो यू आर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले कि आप क्या करते हो, हु यू आर एंड क्या बिल्ड कर रहे हो, आई जस्ट वांट टू नो दैट। तो मेरा नाम कुलदीप है, मैं एक कंपनी का फाउंडर हूँ जिसका नाम है पेंशन बॉक्स। और हम पेंशन स्पेस में टेक लेके आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम हर इंसान के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो अपना पेंशन प्लान करना चाहता है, अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहता है। इसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो कंपनीज़ भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करती हैं और आप खुद भी अपने लिए करते हो, आप अपने बच्चे के लिए भी इन्वेस्ट करते हो पेंशन्स में। तो ये सारी चीज़ें एक जगह पे अच्छे एक्सपीरियंस के साथ सही तरीके से की जा सकें, इसके लिए हमने एक ऐप और एक प्लेटफॉर्म बनाया है। तो हम एक ऐसी कंपनी चलाते हैं जो बेसिकली सबको ये मौका देती है कि आप अपना पेंशन प्लान करो, आप सॉर्ट आउट करो आपको कितनी पेंशन चाहिए, कैसे चाहिए, और आप एक गवर्नमेंट स्कीम में जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसमें इन्वेस्ट करो सही तरीके से। तो वो मेन मोटो है। और मेन आइडिया ये है कि जो बागवान में अमिताभ बच्चन के साथ होता है ना, वो किसी के साथ ना हो कि जब आप बूढ़े हो या आप रिटायरमेंट के पास जाओ तो आपके पास इनफ पैसा हो सो दैट आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना पाओ। और ये मेन मोटो है पेंशन बॉक्स का और वही हम करते हैं। एंड जब आप इंडिया में स्टार्ट करते हो तो व्हेन इट कम्स टू रेजिंग फंड्स, सबका ड्रीम बैकर तो रेन मीटर है, निखिल कामत, नितिन कामत, एंड एवरेज मनी फ्रॉम देम। तो कैसे हुआ एंड उससे पहले बैक स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि अभी ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करी है तो ये चीज़ें ज़्यादा ट्रेंड, पहले इतना था नहीं। थिंकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इतने साल पहले शुरुआत एक्चुअली में कहाँ से हुई कि लगा कि यार प्रॉब्लम है, या आगे विजन अच्छा है कि इसका फ्यूचर हो सकता है? तो पहली चीज़ तो फंडिंग आती है जब आप एग्जीक्यूशन करते हो, मतलब आप कुछ चीज़ में बिलीव करोगे, आप उसमें मेहनत करोगे, लोग देखेंगे कि आपने कुछ किया है, तब लोग आपको सपोर्ट करने आएंगे, राइट। हमारी भी शुरुआत वैसे हुई। तो हमने जब देखा कि रिटायरमेंट जो है, जैसे पेंशन अब किसी की नहीं है, मेरे पेरेंट्स रिटायर करेंगे तो उनको भी मेरी हेल्प चाहिए होगी, तो वहाँ से चीज़ें शुरू हुई। हमें पता चला रिटायरमेंट और पेंशन एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। हम सिर्फ जानते हैं ये प्रॉब्लम है बट हम कुछ करते नहीं है उसके बारे में। हम बोलते हैं भाई हमारी ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। तो हमने उस पर काम करना तब शुरू किया जब ये ट्रेंड में नहीं था। बट हमें ये पता है कि डाउन द लाइन जैसे समय बीतता जाएगा हम सब ये चीज़ जान जाएंगे कि हमें अपना रिटायरमेंट प्लान करना ही पड़ेगा। तो हमने 4 साल पहले शुरू किया जब ज़रूरत बैक नहीं कर रहा था हमें, जब हमें बस ये पता था कि प्रॉब्लम है और मैं और मेरा भाई मिलके इसको सॉल्व कर सकते हैं और हम इसे 4 से 5 साल तक अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे धीरे धीरे। तो वहाँ से शुरू किया। पहला फंड रेज आइडिया स्टेज पे हमने किया था 100x से, संजय मेहता और यज्ञेश जो अब 24/7 VC के फाउंडर हैं, उन्होंने सबसे पहले चेक डाला था आइडिया स्टेज पे कि ये आइडिया अच्छा है, प्रॉब्लम अच्छी है, तुम करो, विल गिव यू सम मनी टू डू इट। तो सबसे पहला हमने 2.5 करोड़ के आसपास, 2.25 करोड़ के आसपास रेस किया था, प्री सीड बोलते हैं उसको, और आइडिया स्टेज पे।
फिर वहाँ से हमने धीरे धीरे बिल्डअप शुरू किया। रेन मैटर हमें जानते थे जब हमने आइडिया स्टेज पे थे, उन्होंने हमारा 2 साल का एग्जीक्यूशन देखा है कि 2 साल तक हम लगे रहे इस प्रॉब्लम में, हमने गिव अप नहीं किया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, रेगुलेशन चेंज हो गए, कभी कोई चीज़ काम नहीं करी, मार्केटिंग काम नहीं कर रही है, बट दे हैव सीन कि ये 2 ऐसे बंदे हैं जो गिव अप नहीं किए, ये लगे रहे इस प्रॉब्लम में। देन आफ्टर लास्ट ईयर जब सीड राउंड हुआ हमारा 2024 में, तब दे केम एंड दे बैक्ड अस कि तुम अभी तक लगे कैसे हो। सो दे ओनली बैक, आई थिंक उन्होंने जो देखा वो ये देखा कि ये बंदे गिव अप नहीं करते, ये फिगर आउट करते रहेंगे और ये पैशनेट अबाउट कि ये प्रॉब्लम उन्हें सॉल्व करनी ही करनी है। देन दे बैक्ड अस इन अ सीड राउंड एंड देन नाउ इन अगेन दिस पर्टिकुलर राउंड दे बैक्ड अस अगेन। सो ऐसे ये चीज़ें हुई, बट फोकस हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने पे था। ये नहीं था कि ड्रीम बैकर आएगा तब हम करेंगे, अगर वो नहीं भी आते तब भी हम कर रहे थे। हम मेन आइडिया ये था कि वो सपोर्ट ही उन लोगों को कर रहे हैं जिनको पैशन है कि ये मुझे करना है और लॉन्गर टाइम के लिए करना है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें नहीं पता था कि इस साल रेगुलेशन चेंज होंगे और चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी आपके लिए, बट हमने तब किया कि यार होना ही चाहिए, ये चीज़ हमें करनी ही है, तो वहाँ से शुरू हुई कहानी। तो एक सवाल है, मतलब यूजुअली मैं देखता हूँ अगर कोई इंटरव्यूज़ भी होते हैं कि इन्वेस्टर से या फाउंडर से लोग पूछते हैं कि हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर आइडिया खोजे कैसे। एंड आई डोंट नो इफ दैट कैन बी कंट्रोवर्शियल, बट मेरे को ये सवाल ही बकवास लगता है। बट यू स्टार्टेड फ्रॉम यूपी, आईआईटी से भी नहीं हो, कल्चर भी नहीं मिला कि चलो आईआईटी में अच्छे अच्छे लोग मिले साथ में तो आइडियाओं पे स्ट्राइक करा, तो नॉर्मल बैकग्राउंड, नॉर्मल कॉलेज, फिर वहाँ से यूपी से फिर इतना विजन कैसे सोच पाई कि ठीक है ये चीज़ें करनी है। फिर वो शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई एग्जैक्टली? सो बॉर्न एंड बॉट अप टूंडला जंक्शन, बहुत छोटा सा एक कस्बा है आगरा के पास। तो जब कहीं हम बाहर जाते थे ना, लोग पूछते थे कहाँ से हो, तो लोग बोलते थे आगरा से। तो क्योंकि टूंडला किसी को पता नहीं है, इतना छोटा कस्बा है, जनरली होता है ना पटना के लोग नहीं होंगे, पटना के आसपास के लोग बोलेंगे पटना से है ना, वैसा ही था। तो बॉर्न एंड बॉट अप, पढ़ाई भी वहीं से करी, फिर उसके बाद कॉलेज किया देहरादून से। और ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था कि मेरे को स्टार्टअप करना ही है ना। और मैं जॉब में भी काफ़ी अच्छा था, अपनी जॉब में भी खुश था चीज़ों को लेके। बट एक पॉइंट हर किसी की लाइफ में आता ही है जब आपको लगता है कि ना कुछ करना है या कुछ बड़ा करना है, और उस टाइम पे आना चाहिए जब आपको प्रॉब्लम पता हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो जब मेरे पास वो पॉइंट आया, तब मेरे पास थी कि मेरे पे 3-4 प्रॉब्लम एक्सप्लोर करते हैं, कुछ बड़ा करना है, तब जाके मैंने स्टार्टअप किया। उससे पहले मेरा कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि वो स्टार्टअप करना है क्योंकि कूल है या चीज़ें ऐसी हैं। जब तक मैं उस प्रॉब्लम को डीपली समझ नहीं गया था कि ये मैं करने वाला हूँ, तब जाके मैंने वो किया। और उस टाइम के बाद किया जब मैंने अपने लोन्स चुका दिए थे, अपनी जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा ली थी, शादी नहीं हुई थी तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से जब आप आते हो तो आप पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हो, फिर आप पैशन फॉलो करते हो। तो मैंने भी वही किया, पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई, सेविंग्स की थोड़ी सी, और फिर पैशन की तरफ गया। और क्योंकि मेहनत, मुझे लगता है मेहनत और आइडिया सही जगह सही टाइम पे था, तो वो धीरे धीरे पिकअप करने लगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही साल में सब कुछ हो गया। आपने तो 3 साल की जर्नी देखी है, तो ऐसा नहीं है कि अभी लोग बोल रहे हैं कि बैक्ड बाय ज़ीरो था, बट वो इनिशियल फेज में ऐसा नहीं था। एंड जॉब के बारे में, पहली जॉब किस कंपनी में थी? विप्रो मिलती थी, एंड फिर वहाँ से स्विच करना कितना डिफिकल्ट रहा और क्या चीज़ें सीखी वहाँ से? क्योंकि अल्टीमेटली जब आप काम करते हो थोड़ा बहुत प्रोफेशनली तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती। हाँ, क्या है? वो कैंपस प्लेसमेंट था। विप्रो में पहली जॉब थी मेरी। विप्रो में सब लोग ना बैचेस में आते हैं, झुंड में इकट्ठे, मतलब 300 लोग एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं। 1.5? हाँ, तो हमारा थोड़ा अलग था क्योंकि मैं पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ, तो मेरा ऑयल एंड गैस का था। तो वो बैच जो होता था वो स्टार बैच बोलते थे उसको। तो 3.5 की जगह उसे 6 लाख मिलते थे, तो थोड़ा बेहतर था। हाँ, उस टाइम पे तो काफ़ी बेटर था। 2014 की बात है। तो 2014 में वी गॉट, मतलब 50,000 रुपये आ जाते थे मोटा कट आगे, 46-47 आते थे। डिसेंट मनी टू स्टार्ट विद। और फिर हमें जो प्रोजेक्ट्स मिलते थे वो भी थोड़े बेहतर मिलते थे, मतलब आईटी वाले नहीं मिलते थे, कंसल्टिंग वाले मिलते थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई और पहले जॉब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब पहले जॉब में ही मुझे ये पता चल गया था कि मैं मेहनत अगर थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा करूँगा तो मैं बाकी सारी जनता से ऑलरेडी 10% ऊपर हूँ। क्योंकि विप्रो और इन कंपनीज़ में लोग मेहनत मारते नहीं है, मतलब कंफर्ट आ जाता है कि जितना मिल रहा है उतना किया, बस हो गया। तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने पे ज़्यादा आउटपुट निकल के आ रहे थे, तो थोड़ी एक्स्ट्रा करके मेहनत स्टार्ट कर दी थी, जिसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते थे। मतलब कंपनी ने लंदन भेज दिया, वहाँ अच्छे खासे पैसे कमने लग गए, रोल्स अच्छे मिलने लगे मुझे जब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करने लगा। तो ये थोड़ी चीज़ें मैं समझ गया था उन कंपनी से। सेकेंड जो मैंने जॉब की वो की फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स है, और वो मैंने लंदन में जब मैं था तब मैंने उसका इंटरव्यू दिया था, और वो उसी टाइम पे मेरे को उन्होंने ऑफ़र कर दिया था कि आओ ज्वाइन करो। और मैंने रिज़ाइन भी लंदन में किया था। तो विप्रो लंदन में था तब मैंने रिज़ाइन किया। तो लोग बोलते थे कि भाई
पागल है जो लंदन की जॉब छोड़ के इधर आ रहा है वापस बैंगलोर। बट मेरे लिए था कि काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रोल बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फिडेलिटी में मुझे रोल मिल रहा था वो उस टीम का यंगेस्ट बंदा था मैं, मतलब जहाँ पे 20-20 साल एक्सपीरियंस वाले लोग बिजनेस पार्टनर्स बनते हैं, मैं 27 में बिजनेस पार्टनर बन गया था उस टीम का। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, मतलब जाना चाहिए मुझे, मतलब ये लंदन का सिर्फ हवा लेके नहीं रुकना चाहिए, काम देख के मेरे को बढ़ना चाहिए। और मैंने वो किया भी, मैं वापस आ गया बैंगलोर, कम सैलरी पे अच्छे रोल पे ज्वाइन किया। उससे मुझे पता चला कि भाई ओवरऑल ग्लोबल मार्केट कैसा होता है, रिटायरमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज कैसी होती हैं, पूरा फिनटेक कैसे अच्छा काम चलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने जॉब से ही सीखी हैं। जब तक वो पॉइंट नहीं आ गया था, आज भी मेरे सारे बॉस जो पुराने बॉस होते हैं, इंटरनेट पे लोग गालियाँ देते हैं अपने बॉसेस को कि ये था वो था फलाना। भाई आई एम ब्लेस्ड टू हैव सो गुड बॉसेस, इनसे मैंने इतना अच्छा सीखा है, सेल्स करना, मैनेज करना, चीज़ें कैसे करते हैं, बंदे अच्छे कैसे होते हैं, वो एक्चुअल में मेरे को मिला था। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। आई थिंक लोग जितना ऑनलाइन हेट करते हैं जॉब को, एक्चुअली वो उतना हेटेबल होता नहीं है। रियलिटी ये है कि हम उससे सीखते भी हैं, वो हमारा घर भी चला रहा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहा है, उसके बाद भी हम जाके वापस गाली उसी को दे रहे हैं, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। इवेंचुअली आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। एंड आई थिंक यू शुड अप्रिशिएट द फैक्ट कि जिस भी बंदे ने आपको पहली बार मौका दिया जिस भी कंपनी में, तो आई थिंक मतलब वो थोड़ा रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। हाँ मतलब, बट अभी इंटरनेट थोड़ा लग जा रहा है। बट ऐसे मेरे साथ ऐसा नहीं था। आई थिंक आई हैड अ फेयर शेयर ऑफ गुड बॉसेस, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और मैंने सही टाइम पे सही चीज़ें बिल्डअप कर ली। अभी अब ये हो गया है तो अब लग रहा है वो सही था, बट अपने हिसाब से जो अपनी सूझबूझ थी उस हिसाब से किया। एंड स्टार्टअप में यूजुअली दो इम्पॉर्टेंट पिलर, एक बनाने वाला एक बेचने वाला। हाँ स्टार्टअप विद योर ब्रदर, सो बनाने में ये फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, सो ये द बिल्डर बिहाइंड द प्रोडक्ट, फिर आप मार्केटिंग साइड से बेचने वाले, तो ये डेडली कॉम्बो तो ऑब्वियसली एवरीवन नीड्स, बट अगर वो घर में मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, जिसको बोलते हैं। करेक्ट। तो हुआ कैसे, एंड फिर दोनों ने मिलकर कैसे स्टार्ट किया, एंड क्या दिक्कतें हैं, क्या अच्छी चीज़ें, कुछ से। तो जब ये प्रॉब्लम हमें आई तो सबसे पहली चीज़ मैंने देखी कि टेक मेरे घर में ही है। तो सबसे पहले मैंने कन्विंस शिवम को किया है कि भाई देख ये प्रॉब्लम है, ये बन सकता है, तुझे बनाना आता है, मुझे बेचना आता है, मैं प्रोडक्ट का बंदा हूँ, विल फिगर आउट दोनों मिलके। और पापा के पुराने वो टूंडला से ही बनी है, मतलब पेंशन बॉक्स स्टार्ट टूंडला के पापा के ऑफिस से ही है, वही है। तो हमने सबसे पहले, और शिवम का ये था कि मैं पार्ट टाइम बनाऊँगा क्योंकि मैं फुल अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगा जब तक तू रेज़ नहीं करेगा। तो उसने मुझे बोला टारगेट के 25 लाख रुपए रेस कर ले, मेरी सैलरी आ जाएगी तो मैं क्विट कर दूंगा। वो पहला टर्म था। तो फिर मैंने 25 लाख, तुमने 200 से ही रेस कर लिया था, क्योंकि मेरे बैच के सारे लोग अच्छी पोजीशंस पर सेट हो गए थे। तो दे वर लाइक ठीक है हम करेंगे इन अ वे। एंड 100x ऑल्सो केम इन विद 25 लाख। उस टाइम पे वो 25 लाख रुपये देते थे, तो 50 लाख रुपये हमारे रेस हो गए थे, कमिट आ गए थे। देन शिवम रिजाइंड। तो पहली पिच और पहली सेल्स तो मैंने अपने भाई को ही की थी कि भाई तू आ, देख कि ये हो सकता है। एंड वी गॉट एक्सटर्नल बिलीव ऑल्सो कि नहीं कर लो, तब जाके चीज़ें वहाँ से बिल्डअप हुई। और वरना वो शायद अभी कनाडा चला गया होता और वहाँ पे सेटल वेटल होता चीज़ों को लेके। बट आई थिंक जिसका मेन आइडिया होता है, जिसका मेन पैशन होता है ना, वो फिर सब कुछ जोड़ता है कि चलो सबको मिला के अपन आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे शुरू हुई। बट जैसे जैसे उसने देखा कि लोग आ रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, कंपनी साइन अप कर रही हैं, तब उसको बिलीव हुआ कि नहीं यार प्रोग्रेस हो रही है, इट मीन्स कि ये एक वैलिड प्रॉब्लम है जहाँ पे हम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वहाँ से वो मैच्योर हुआ। बट आई थिंक जर्नली लोगों के घर में टेक को फाउंडर नहीं होते। मेरे में थे, दो भाई अगर मिलके बना सकते हैं उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। और दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट के हैं तो वो बेस्ट है कॉम्बिनेशन। एंड सिमिलर टर्म्स में अगर बात करें, पहली बार अगर कोई पेंशन बॉक्स का नाम सुन रहा है या एनपीएस का नाम सुन रहा है, पेंशन की बात सुन रहा है, अगर उसको बहुत सिंपल तरीके से समझना है कि एग्जैक्टली में पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, तो हाउ डू यू एक्सप्लेन? तो बेसिकली हर इंसान के पास अपना एक पेंशन अकाउंट होना चाहिए। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है वैसे एक पेंशन अकाउंट होता है। जब आप पेंशन अकाउंट खोलते हो, उस पेंशन अकाउंट का नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस। वो पेंशन अकाउंट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी होगा, एक प्राइवेट एम्प्लॉय का भी होगा, एक कोई फ्रीलांसर है उसका भी होगा। तो आइडिया सिंपल है कि आप अपना एक पेंशन अकाउंट खोलो, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है। उसमें आप टाइम के साथ धीरे धीरे इन्वेस्ट करो, चाहे आपकी कंपनी इन्वेस्ट करे, चाहे आप खुद इन्वेस्ट करो, चाहे सरकार उसमें पैसा इन्वेस्ट करे, बट उस पेंशन अकाउंट में धीरे धीरे पैसा जमा होना चाहिए। जब वो पैसा एक पॉइंट पे आ जाता है, जब आपको रिटायर करना है, वही पैसा आपको वापस महीने के फॉर्म में आपके रिटायरमेंट के टाइम पे काम आएगा। तो सिंपल फंडा ये है कि एक पेंशन अकाउंट होना चाहिए, उसमें आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, और फिर जब वो पैसे बढ़ जाते हैं तब आप जाके उस पैसे निकालते हो और उससे अपना ओल्ड एज जो भी आपका रिटायरमेंट है उससे करते हो।
इसमें जो मेन चीज़ होती है वो ये है कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। आपका जो गेन्स होता है, जैसे किसी भी म्यूचुअल फंड में किसी में भी टैक्स होता है गेन्स पे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। पेंशन अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म कोई गेन्स नहीं पे टैक्स नहीं होता, मतलब टैक्स बेनिफिट होते हैं। 1 करोड़ मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ बाहर निकालोगे तो पैसा नहीं लगेगा कि टैक्स दो, ऐसा। तो जो आपका रिटायरमेंट पेंशन का जो पैसा होता है वो टैक्स फ्री होता है, अच्छे गेन्स होते हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कब निकालना है कब नहीं निकालना है। बट सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि हर इंसान पे अपना एक पेंशन अकाउंट होता है, उस पर आप इन्वेस्ट करते हो, आपकी कंपनी भी इन्वेस्ट कर सकती है, आपकी गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर सकती है। धीरे धीरे वो पैसा इकट्ठा होता है, उसी पैसे से आप अपने महीने की मंथली पेंशन, मंथली पैसा निकालोगे और उसी से जब सैलरी नहीं आएगी, रिटायर हो जाओगे, तो वही पैसा आपको वापस मिलेगा। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। ये सारा कुछ होता है एक प्लेटफॉर्म पे जो पेंशन बॉक्स है, डिजिटली। तो नो पेपर वर्क, जो गवर्नमेंट स्कीम से वो अवेलेबल होंगी, सारा कुछ UI UX एक्सपीरियंस सपोर्ट सब अच्छा हो जाता है, तो वो पेंशन बॉक्स पे होता है। बट जो कोर कॉन्सेप्ट है, पैसा कभी भी पेंशन बॉक्स पे नहीं होता, वो एक गवर्नमेंट स्कीम में जाता है, वो सिक्योर रहता है। बट कॉन्सेप्ट सिंपल फंडा ये है। एंड फ्रॉम रेजिंग 25 लाख टू रेजिंग 16-18 करोड़, अभी जो रिसेंट राउंड हुआ है, तो अभी बाहर से पिक्चर बहुत बढ़िया लगती है। क्योंकि उस समय जब मुझे याद है जब हम स्टार्ट करे थे, संजय मेहता वाज वन ऑफ द रेनाउंड इन्वेस्टर एंड सबको था कि संजय मेहता से पैसे उठाने हैं। एंड अभी द इन्वेस्टर दैट यू हैव, अभी उनको उनसे सबको पैसे उठाने हैं। तो पिक्चर बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती है कि राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टर आए, पैसे उठाते जा रहे हैं राउंड पे राउंड। बट आई नो लाइक बैक स्टोरी इज़ वेरी डिफरेंट। 3 साल में वो जो जर्नी रही है स्ट्रगल से भी, एंड बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए हैं, मतलब वी हैव टॉक ऑफ कैमरा ऑल्सो। बट एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर, कोई ऐसा इंसिडेंट जो पिक्चर बाहर से ग्लैमराइज लगती है लेकिन अंदर से क्या क्या चीज़ें हुई, जो 3 साल 4 साल की जो भी स्ट्रगल रही, तो कहाँ से वो जो ट्रांजिशन हुआ है इसके बारे में? तो सबसे पहले तो जो एक्चुअल जर्नी होती है वो बाहर नहीं आती, क्योंकि जो सिर्फ चमक होती है वो बाहर आती है, अनाउंसमेंट्स बाहर आते हैं। और हम नेचुरली इंस्टाग्राम पे भी हम सिर्फ अच्छी चीज़ें डालते हैं ना बाहर, अपने स्ट्रगल्स हम सिर्फ अपने क्लोज वालों को बताते हैं। मैं आपको बस 2-3 चीज़ें बताऊंगा। पहला फंड रेज भी आसान नहीं था जब आइडिया स्टेज में थे। पहली बार जब संजय मेहता ने पैसे डाले थे, उनके मन में भी डाउट थे कि भाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या होगा। बट उन्होंने, किसी एक इंसान ने बिलीव किया कि हाँ भाई कोशिश करते हैं, मतलब वो आइडिया था कि कोशिश करेंगे, तुम भी कोशिश करो, हम तुम्हें सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेट्स ट्राई। तो वहाँ से कहानी शुरू हुई। द आइडिया वाज आल्सो न्यू। आइडिया वाज न्यू कि अभी भी कॉन्सेप्ट अभी भी नया है कि भाई ये ऐसा होगा। अब बैकर्स की वजह से वो चमकने लगा, बट 4 साल 5 साल पहले तो वो कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम पे किसी एक इंसान ने बोला कि चलो ट्राई मार के देखो कैसा चलता है। उस ट्राई में हमने कम से कम 5 या 6 चीज़ें ऐसी ट्राई करी जो नहीं चली। जैसे हमने पहले रिटेल ट्राई किया, मार्केटिंग ट्राई की, वीडियोस बनाना ट्राई किया। हमने अपनी खुद की, हमारी मार्केटिंग टीम होती थी, हम वीडियोस बना के अवेयरनेस करते थे, हम लोगों के पास जाते थे, जो हर प्लेबुक में होता है ना, कम्युनिटी बनाओ, ये करो, इवेंट्स करो, सब कर लिया, कुछ नहीं चला। वी वर एट अ पॉइंट वेयर चीज़ें हमारे पास है ही नहीं कि हमने सब ट्राई कर लिया है जितना जनता ज्ञान देती है, अब नहीं होगा ऐसा लग रहा है। अब नहीं होगा। फिर उसके बाद भी बिकॉज तुम्हारे में वो चुल होती है कि भाई तो एक और ट्राई करते हैं, देन वी ट्राइड B2B, कंपनी की तरफ से पेंशन वाला प्लान। वी मेड अ प्लेटफॉर्म, हमने वो पिच करना चालू किया। उससे पहले हमने 6 चीज़ें और करी जो नहीं चली। हमने रिटेल साइड किया, हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी, मार्केटिंग वाले साइड किया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग ट्राई करी, पैसा खर्च हुआ, सब कुछ हुआ, नहीं चला। वो 3 साल किसी को नहीं दिखेंगे। पिछला 1 साल जब सब कुछ एकदम डेड एंड पे आ गया था, उस टाइम पे रेनमेटर केम एंड बैक्ड अस सेइंग दैट व्हाई डोंट यू गिव इट अनदर ट्राई, एक और बार ट्राई मारो। जैसे पहले संजय मेहता ने बोला था ट्राई मारो, द ओनली थिंग दैट यू कैन। हाँ, सो वी ऑल्सो ट्राइड। दिस टाइम वी ट्राइड फॉर B2B, जो कि है कॉर्पोरेट NPS ही है, बट कॉर्पोरेट मॉडल ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए। वो पिकअप बहुत सॉलिड किया। 1 साल में वी ऑनबोर्डेड मोर देन 100+ कंपनीज, इंक्लूडिंग एप्पल इंडिया, क्राफ्टन जो PUBG बनाते हैं, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट, बिना किसी जुगाड़ के, सिर्फ प्लेटफॉर्म के बेसिस पे 40 से ज़्यादा ऐसी कंपनी थी जो दूसरे बैंक्स के साथ काम करती थी, वो मूव कर गई हमारे ऊपर कि भाई हम आपके साथ काम करेंगे, वी आर लीविंग द बैंक। तो वो जो प्रोडक्ट मार्केट फिट आया वो अलग लेवल का था, जो लास्ट के 4थे साल में आया। पिछले 3 साल में जो हमने स्ट्रगल मारा वो दिखा ही नहीं। उसके बाद देन दैट हैपेंड, रेनमेटर डबल डाउन, उन्होंने और दिया कि भाई इसको स्केल करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं दिखती हैं,
बट बहुत सारे फेलियर्स के बाद एक कोई चीज़ चमकती है जब आपको लगता है ये काम करेगा, फिर उस पर आप डबल डाउन करते जाते हो। बट मेन आइडिया है सिर्फ कोशिश करने का, मतलब आप ट्राई मारते रहते हो कि ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, और उनमें से हो सकता है एक चीज़ कोई काम करे। देयर वॉज अ टाइम आई रिमेंबर वेयर वी डिडंट हैड मनी टू पे फॉर द SEO गाइज। रिमेंबर जब आप SEO करते थे हम साथ में, तो वो SEO वाले बंदे के पैसे देने के नहीं थे इन अ वे। देयर वॉज दैट टाइम ऑल्सो। तो वो वाला टाइम भी है, राइट? उस टाइम पे व्हेन वी हैड फॉलो अप्स, हमारी ऑडियो बात होती थी, और ये वाला टाइम भी है व्हेन वी हैड इट, एंड स्टिल द थॉट प्रोसेस द सेम कि बस लगे रहना है, धीरे धीरे करना है, प्रॉब्लम्स आएंगी बट विल ओवरकम। आई बिलीव सबके साथ ही आती है, वी हैव सीन इट, वी न्यू कि ठीक है right? हमारे साथ भी हुई तो दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। सो अभी एक इंसिडेंट मुझे याद आया अचानक। सो यू पोस्टेड अ स्टोरी ऑन लिंक्डइन एंड दैट वाज बिट कंट्रोवर्शियल। आपने एक पिच किया एंड एंड लाइक नहीं, बैंक को नहीं किया था, इन्वेस्टर को पिच किया था। तो समवन स्टार्टेड कमेंटिंग कि भाई व्हाई आर यू पुटिंग दैट ऑन लिंक्डइन, कि किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, सो दैट इज नॉट द राइट वे टू रैंट अबाउट दैट। या सो व्हाट वाज द होल स्टोरी, मतलब क्या था एग्जैक्ट? तो मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि मैंने सेल्स स्क्रैच से सीखी है, और मैंने एथिकल सेल्स सीखी है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि सही चीज़ करेंगे और सही तरीके से करेंगे। एक VC थे, अब जो हम प्रोडक्ट बेच रहे थे वो एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई है। अब वो VC भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, राइट? तो हमने VC को पैसे के लिए पिच नहीं किया। हमने बोला आप एक टीम चलाते हो, आप सबको सैलरीज देते हो, सबकी सैलरीज हायर ब्रैकेट में है, आप सबका टैक्स बचेगा अगर आप पेंशन बॉक्स यूज़ करोगे अपनी कंपनी के लिए एज अ क्लाइंट। वी डिडंट वांट इट फंड, वी वांटेड क्लाइंट वाला साइड इन अ वे, राइट? तो दैट इज़ द मेन थिंग दैट वी पिच्ड। वी टोल्ड देम अबाउट एवरीथिंग कि कैसे काम करती है चीज़ें, कैसे नहीं काम करती है। फिर उसके बाद दे गोस्टेड। ठीक है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर कुछ टाइम बाद हमने उनके फाइनेंस मैनेजर को कॉल किया जिसको हमने पिच किया था, तो उसने हंसते हुए बोला अरे हम तो बैंक के साथ जा रहे हैं। तो वो मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि एज अ VC और समवन इन स्टार्टअप इकोसिस्टम, आप हर पॉडकास्ट में जाते हो और बोलते हो कि भाई वी सपोर्ट स्टार्टअप्स, व्हेन एक्चुअली जब आपको बिजनेस देने का टाइम आया तब आपने क्या करा? तब हमने एक ट्रेडिशनल बैंक चूज़ करी ओवर अ स्टार्टअप विच इज़ एक्चुअली मच बेटर, क्योंकि उसी बैंक से 40 से ज़्यादा कंपनियाँ ऑलरेडी मेरे पे शिफ्ट कर चुकी हैं। सो आइदर यू गिव मी पॉइंट्स कि ये सही नहीं लगा इसीलिए हमने ये किया। अगर आप गोस्ट करके और सिर्फ हंस के बोल दोगे नहीं हम तो वहाँ जा रहे हैं, तो भाई किसी की भी चलेगी। और बीइंग अ नॉन सेल्स गाय, मैंने कहा यार अब उस पूरे पोस्ट का कंटेक्स्ट लोगों ने समझा नहीं। लोगों ने लगा भाई हम सेल्स नहीं आती हमें। मैंने बोला भाई अगर आपको पाव भाजी पसंद है, हर जगह जाके बोल रहे हो मेरे को पाव भाजी खानी है, मेरे को पाव भाजी नहीं, जब एक्चुअल गया तो तू पुलाव खा रहा है, तो भाई तुम कॉन्ट्रडिक्टरी हो ना अपने कॉन्टेक्स्ट में। तो वो कॉन्टेक्स्ट था। एंड व्हेन इट हैपेंड आई बेसिकली पोस्टेड अबाउट इट कि भाई दिस इज़ नॉट राइट। यू गो आउट देयर, यू टेल अबाउट कि हम सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप्स को, बड़े VC थे वो। और बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट सेम हम्बल बैकग्राउंड कि भाई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है, जो गलत है उसे कॉल आउट करो। हम्बल उसको, मुझे पैसे थोड़ी उठाने हैं। आई वॉज पिचिंग यू अ प्रोडक्ट, you chose a product which is not, bank don't even have a product, everything happens on Excel. एंड यू हैव ओपिनियन ऑन एनी पर्टिकुलर थिंग, आप कर सकते हो। तो मैंने बोला भाई कि ये है, और द सेल्स गुरुज केम इन। जितने नेगेटिव कमेंट्स थे वो सेल्स गुरुज के थे कि आपको रिजेक्शन लेना नहीं आता, आप कंपनी को कॉल आउट नहीं कर सकते। मैंने कहा भाई कंपनी को कॉल आउट नहीं किया है, एक VC पैटर्न को कॉल आउट किया है जो ऐसे है। तो मैंने भाई दिस इज़ प्रीटी कॉमन। आप और बहुत से लोगों ने मुझे, कुछ VCs ने भी कॉल किया कि आप पोस्ट डिलीट कर दो, दे आर बिग गाइज, उनसे पंगा लेना अच्छा नहीं है। मैंने कहा भाई उसमें गलत क्या है? मतलब जो गलत था, या तो आप उनको, बल्कि उल्टा होना चाहिए था, उनको अपने फाइनेंस मिनिस्टर पे जाना चाहिए था। हो सकता है उन बड़े VC जो उनको नहीं पता हो कि ये हुआ है, राइट? जो फाइनेंस मैनेजर था उनका, उसके पास जाते बोलते भाई क्या किया है तूने ये। तो वो चीज़ हुआ। और उसके बाद आई थिंक उसके बाद 10 से 12 कंपनीज उस पोस्ट को देख के मेरे पास आई। ऑल दोज 12 कंपनीज आर आर क्लाइंट। देयर आर मेल्स कि भाई यू नो कि भाई जो तूने डाला वो सही था। तो मैंने कहा इट्स ओके। एंड भाई जब लोग समय की कंट्रोवर्सी भूल सकते हैं, तो ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ थी जो मैंने बस फीडबैक की तरह शेयर किया, लोगों ने उसे लिया नहीं, बट आई एम टोटली ओके। न्यूज़ तो सबको पता है, जैसे हमने बात भी करी $2 million बैक पे जो होता है एंड ऑल दैट सब। तो पहले तो कैसे हुआ, कोल्ड ईमेल, क्या अप्रोच होना चाहिए, एंड एज ए इन्वेस्टर क्या डिफरेंट बना था? ऑब्वियसली व्हेन यू स्केल तो पैसे चाहिए होते हैं। इफ़ यू आर स्केलिंग इन अ राइट डायरेक्शन, पैसे सही से आप यूज़ करो, दैट इज़ गुड थिंग, राइट? सो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यू नीड मनी। सो अप्रोच कैसा था, हाउ डिड यू मीट दिस गाइस, एंड फिर कैसे वो डील कैसे ड्रॉप थी? आई थिंक फर्स्ट इन्वेस्टर कोल्ड ईमेल से आए थे जो कि 100x थे।
वो प्रॉपर कोल्ड अप्रोच थी। आई थिंक वो मैंने डाली भी हुई है कि कैसे मैंने ईमेल लिखा, कैसे चीज़ें चलती हैं, बट वो कोल्ड अप्रोच थी, प्रॉपर कोल्ड अप्रोच, क्योंकि आई नो किसी को जानता ही नहीं था इन्वेस्टर स्पेस में। दूसरा, जब उन्होंने रेनमेटर्स और बाकी जगह कनेक्ट कराया तो मैं हमेशा लोगों से पूछता था कि भले ही आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, क्या आप मुझे उनसे कनेक्ट करा दोगे? और जनरली लोग कनेक्ट कराते हैं, मतलब इन्वेस्टर्स आप एक से बोलोगे, भले ही वो बोलेगा नहीं मैं आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, और आप अभी सही स्टेज पे नहीं हो, करके तो देखो फीडबैक। हाँ। सो स्टार्ट कोल्ड से किया, फिर जब मेरे कनेक्शंस कोल्ड से बात हुई तो उनसे मैंने बोला कि आप मेरे को उनसे कनेक्ट कराएंगे क्या, और लोग कनेक्ट कराते थे ईमेल्स पे। और जब भी इंट्रोडक्टरी मेल जाता है किसी भी कनेक्शन से, आपको मीटिंग मिलती है, मतलब शॉर्ट है वो। सो जो पहला कनेक्ट मेरा रेनमेटर से हुआ था वो 2022 में हुआ था, जब 100x ने मुझे कनेक्ट कराया था, यज्ञेश ने कनेक्ट कराया था रेनमेटर से। और उसके बाद जब पहली बार मीटिंग हुई, जब आइडिया स्टेज में थे, उनके फीडबैक्स थे कि ये कैसे होगा, नहीं होगा, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। और फिर अगले 2 साल तक उन्होंने देखा कि भाई चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, और हमने प्रोग्रेस अपडेट दे देते हम भाई कि ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है। लो बिजनेस, बोरिंग बिजनेस। हाँ, तो 2 साल तक दे सॉ, एंड देन आफ्टर दैट दे केम बैक कि भाई प्रोग्रेस क्या है, लेट्स टॉक अगेन। एंड वो जब मीटिंग हुई, वो हुई है फ्राइडे को, फिर मंडे को मीटिंग हुई मेरी नितिन से, और ट्यूसडे को हमने राउंड क्लोज कर दिया। तो हमारा सीड राउंड जो पूरे 5 करोड़ का था, वो सारा का सारा यहीं पे क्लोज हो गया था, बिकॉज दे हैव सीन अस ग्राइंडिंग। तो स्टार्ट कोल्ड ईमेल से हुआ, कोल्ड ईमेल, कोल्ड पिच, फिर इंट्रोडक्शंस, और उसके बाद एग्जीक्यूशन और कन्वर्जन। एंड अभी रिसेंट टाइम में एंड व्हेन आई टॉक टू इन्वेस्टर्स, जैसे कि अगर आप किसी के थ्रू रेफरेंस ले आ रहे हो, इट विल बी मच ईजियर फॉर यू, मीटिंग आपको जल्दी मिलेगी। आई बिलीव हम बात करेंगे क्योंकि उनके पास भी टेक्स्ट हमेशा आते दैट इज द रियलिटी। एंड आई बिलीव कि कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि उनको भी नहीं पता है समवन इज रेफरिंग यू, तो कोई credibility लेके आता है। And last time when we were talking and you said an incident about meeting Vikil and Nitin in their office, and कुछ conversation interesting हुई थी कि you said कि चलो अभी मेरे को यही आता है, तो उस incident के बारे में बताओ। So I met Nitin, तो उस टाइम पे नितिन आस्क्ड मी के हाउ आर यू श्योर कि ये काम कर जाएगा। तो मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम पे, तो आई टोल्ड हिम कि आई एम नॉट गेटिंग मैरिड टिल दिस वर्क्स। तो वहाँ से वो शुरू हुआ कि मतलब आई वॉज टू श्योर कि जब तक इसको क्रैक नहीं कर लूँगा तब तक आई एम नॉट मूविंग अहेड इन माई लाइफ। तो वो एक कॉन्वर्सेशन अच्छी थी, देन ही लाफ्ड अबाउट इट कि मतलब आई एम टू डीप इनटू दिस कि भाई मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ जब तक मैं क्रैक नहीं कर रहा हूँ। तो वो एक इंसिडेंट है। सेकंड एक है, जब मैं ना एक स्टिकर लेके चलता था हमेशा अपने साथ, तो जब आपने करो स्टार्टअप की टी शर्ट है, मैंने एक स्टिकर बना रखे थे छोटे छोटे। तो जब आई मेट नितिन इन पर्सन, तो द फर्स्ट थिंग ही नोटिस ली कि स्टिकर है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा अब मैं उसे निकाल के आप पे लगाऊँ तो आप पेंशन बॉक्स बन जाओगे। मतलब इज़ दैट ईजी कि कॉस्ट इफेक्टिव इतना है कि मैं टी शर्ट्स नहीं लेता, बट मैं स्टिकर्स ले लेता हूँ जो हर कपड़े पे चिपक जाएगा, एंड दिस बिकम्स माई थिंग। तो छोटे छोटे बाइट्स ऑफ दैट। उसके अलावा मैं उनसे बताता रहता था कि ये मेरा प्रोग्रेस है, हम ये करने वाले हैं। तो जो रिसेंट सबसे पहले हुआ कि मैंने कहा सब कुछ सॉर्टेड है, अब हम अनाउंसमेंट हमें करना चाहिए। तो उसका जो रिस्पॉन्स ईमेल था वो एक हार्ट था, मतलब नितिन ने कुछ नहीं भेजा था, नितिन ने सिर्फ एक दिल बना के भेजा था कि या दैट्स इट। सो मल्टीपल टाइम्स अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग चीज़ें हुई हैं, बट आई थिंक ज़रूदा टीम एज अ होल इज़ वन ऑफ द गुड टीम टू वर्क विद। मतलब दे आर एक्चुअली नाइस पीपल टू वर्क विद, ऐसा नहीं वो बाहर ऐसा है या PR है। How is the help from the ecosystem? They make connections, they don't get involved in day to day business, उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो पूरा का पूरा, चाहे वो डिटो हो चाहे वो हमें कोई भी है, वो हम खुद रन करते हैं सारा का सारा। फंड्स एंड सपोर्ट इज़ देयर फ्रॉम देयर साइड, दे हेल्प यू कनेक्ट। आई रिसेंटली मेट मेडीबडी के फाउंडर थ्रू देम, जो शायद मैं डायरेक्टली नहीं मिलता। पहली बार मीटिंग की, दे वर वर्किंग विद अ बैंक, दे शिफ्टेड टू अस। सो बहुत सारी छोटी छोटी नजेस में दे हेल्प यू आउट, दे आर देयर टू सपोर्ट यू बोथ द वेज। चाहे वो फिटनेस वाले लेवल पे हो, वी पार्टिसिपेट इन देयर PKD इवेंट्स इन अ वे, सो प्रीटी कूल विद दैट। I think that is the right way, right thing that an investor can do apart from putting money. वही काम ही होता है। अब विश्वास नहीं करोगे, उनके SHA में एग्जिट क्लॉज नहीं था। Why you think that? मतलब दैट पेशेंस कैपिटल के जनरली हर टर्म शीट और उसमें एक एग्जिट क्लॉज होता है कि 5 साल का एग्जिट, 7 साल का एग्जिट क्लॉज होगा जनरली। उनके में एग्जिट क्लॉज था ही नहीं। उनका SHA माइट बी वन ऑफ द सबसे ज़्यादा सिंपल SHA टू लुक एट। That's why they are one of the most successful people. Effect on people like conviction तो definitely. जैसे बोलते हैं ना कि पैसा उठाने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। क्या चेंज हुआ एग्जैक्टली में पर्सनल लाइफ में, माइंडसेट में? टीम पे मैंने देखी कितनी बार फनी है, कितनी बार गई ऐसी। नाउ यू हैव रिसेंट पीपल, तो एज अ फाउंडर यू डू अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ। रन क्लब मैंने देखा आप बेहतरीन करते रहते हो, इंटरेस्टिंग चीज़ें करते रहते हो। सो
what did actually change after raising money and फिर ये टीम को पूरा मैनेज करना, what is the scenario, engagement, all about that? मतलब फंडिंग के बाद अगर आप बोलोगे तो एक चीज़ हुई है, वो हम ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं अपने सेल्स में, अपने नंबर्स में, ज़्यादा मैच्योर है अपने नंबर्स में कि हमें कैसे अचीव करना है। हम वहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे हमें रिजल्ट्स चाहिए। तो वो ज़रूरी नहीं फंडिंग रिलेटेड हो, बट एक्चुअली हम ग्रो कर गए उस चीज़ को लेके। तो पहले जब कम फंड्स थे, हम कम फंड्स में पैसे चलाते थे। अभी भी हम सबसे पहले लोग जो करते हैं फंडिंग लेने के बाद वो दो चीज़ें करते हैं। एक तो ऑफिस बनाते हैं, हमने ऑफिस अभी भी काम चलाने के लिए रखा हुआ है, रेन मैटर वाला ऑफिस है जो हमने काम चला रहे हैं, वी डोंट स्पेंड मच। दूसरा हायरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हमने हायरिंग भी लिमिटेड तरीके से की है कि हम हायरिंग भी धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे। जो मेजर चेंज आया है वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया है सब कुछ। मतलब अगर एक भी पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ, जो पहले भी था, बट एक भी पैसा जो खर्च कर रहा हूँ उसका मेरे को रिजल्ट चाहिए। तो इवन दो वी हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, वी मेक श्योर कि जहाँ ज़रूरत है वहीं खर्च करें, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हम बिल्कुल खर्च ना करें। तो वो अभी भी माइंडसेट वैसा ही है, बट अब वो स्केल बढ़ गया है। मतलब पहले हम 1 करोड़ में चला रहे थे, अब हम उसे थोड़ा ज़्यादा करोड़ में चला रहे हैं कि भाई स्केल बढ़ाना है, नंबर्स डिलीवर होने चाहिए। ये दो चीज़ें हुई हैं बस, उसके अलावा तो सब कुछ सेम है। आई थिंक प्रीटी मच वी ऑपरेट द सेम वे, बट वी गेट मैच्योर्ड एज अ कंपनी। हम थोड़ा कंपनी की तरह मैच्योर हो गए कि हम अगर काम नहीं कर रही, पहले हम एक एक बंदे को एक साल देते थे कि भाई सीखता रहे, देखता रहे, हमारे साथ करता रहे, बड़ी चीज़ें पिकअप नहीं होती थी। अब वो नहीं होता है, अब मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड ज़्यादा है। भाई 1 महीना मिलेगा, 2 महीने मिलेंगे, 3 महीने मिलेंगे, 6 महीने मिलेंगे, नॉट मोर देन दैट। तो वो सब चीज़ें थोड़े चेंजेस हुए हैं माइंडसेट। एंड प्रोडक्ट बना लिया, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया, एंड द थिंग इज़ कि अब ये चीज़ें कंटिन्यूस चलती रहेंगी, नंबर्स बढ़ेंगे और कंपनीज आएंगी, फिर आप कुछ और इनोवेट करोगे। बट पर्सनल लाइफ में, मतलब पर्सनल लाइफ का क्या एस्पिरेशन है कि अभी आगे क्या इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ अचीविंग समथिंग फॉर योर सेल्फ? क्योंकि सोसाइटी में यू आर ब्रिंगिंग अ चेंज। इफ यू आर एम्प्लॉइंग समवन, इफ यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, आप कुछ कर रहे हो तो यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट। बट व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट कुलदीप? पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रोग्रेस होती है तब आप भी ग्रो करते हो साथ में। मतलब मुझे लगता है एज अ पर्सन 4 साल पहले का कुलदीप और अभी के कुलदीप में बहुत फ़र्क है। मतलब मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख ली हैं जिसमें मुझे लगता है कि मैं ग्रो कर गया हूँ। मतलब मल्टीपल सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है वो मुझे समझ में आ गया है। एक चीज़ जो मैंने की वो सही टाइम पे शादी करना। आई वॉन्टेड टू बी अ फैमिली मैन। कुछ बात करेंगे उसके बारे में? हाँ, क्यों नहीं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब फेम आता है, पावर आती है, तो आपका करप्ट होना और आपको गलत डायरेक्शन में जाना बहुत ईजी हो जाता है। तो मुझे ये था कि जब चीज़ें अच्छी चलेंगी, जब फेम आएगा, जब लोग जानेंगे आपके बारे में, तो मेरा गलत ट्रैक पे जाना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो उस चीज़ को ना करते हुए मुझे मेक श्योर करना था कि नहीं, मैं सही चीज़ पे चलूँ। आई वॉन्ट टू, और फैमिली इज़ द ओनली थिंग विच ब्रिंग्स यू बैक टू सैनिटी। वरना आपका दिमाग ख़राब होना इतना आसान है। जब फेम आएगा, जब चीज़ें होंगी, जब करोड़ रुपए बैंक में पड़े होंगे, तो आपका दिमाग और वो हैवी वाली पार्टी करना बहुत आसान है आपके लिए। बट ओनली द फैमिली इज, जो मम्मी के पास बैठोगे जाके, तब उनके लिए तुम फाउंडर नहीं हो, उनके लिए तुम सब कुलदीप हो। तो मेरे को वो था कि जब चीज़ें बड़ी होंगी उससे पहले मुझे मेक श्योर करना है कि मैं सही रास्ते पे चलूँ और मैं उस फेम और उस पैसे से इम्पैक्ट ना हूँ। तो उस लिए मैं हमेशा मेक श्योर करता था कि सही टाइम, जो मैंने नितिन को बोला था कि जब तक मैं क्रैक नहीं करूँगा शादी नहीं करूँगा, जैसे मैंने क्रैक किया मैंने कहा चलो भाई अब शादी का टाइम आ गया है, लेट्स गेट मैरिड, बिल्ड फैमिली, हैव सम बैलेंस, कि जब आप घर जाओ तो आपके पास एक ऐसी लाइफ है जहाँ आप थोड़ा सेन रह सकते हो। वरना एक आप 16 घंटे 18 घंटे की कंटिन्यूस वर्क लूप में घूम रहे हो। मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स हैव अ बैड फैमिली लाइफ। जब उनका काम ज़्यादा होता है, फैमिली को टाइम नहीं देते। मुझे वो नहीं करना था। मुझे ग्रोथ भी चाहिए, बट मुझे खुद को लूज़ नहीं करना। तो मैंने फैमिली वाला साइड अपना एक सेन बना के रखा है, जिसमें मैं अच्छा टाइम स्पेंड करता हूँ। मेरे सैटरडे संडेज़ ना मैं खुद काम करता हूँ, ना अपनी टीम को बोलता हूँ कि तुम काम करो। मुझे अपनी फैमिली लाइफ चाहिए, मुझे चाहिए कि सबकी फैमिली लाइफ हो। जब काम करो तो दबा के काम करो, बट जब सैटरडे संडे आए तो वो फैमिली सेनिटी भी चाहिए, जो मुझे सेन रखे और लॉन्ग टाइम के लिए सेन रखे। मतलब मुझे ये काम 10 साल और करना है, तो मैं अगले 5 साल में पागल होना नहीं चाहता। मुझे चाहिए कि मैं हर चीज़ कंटिन्यूसली बढ़ाऊँ। तो वो मैंने एक फैमिली पॉइंट हमेशा रखा है कि मैं अपने घर वालों से मिलूँ। हर महीने 2 महीने में उनसे मिलता हूँ, वो यहाँ आते हैं, मेरी वाइफ है। नेक्स्ट थिंग फॉर कुलदीप इज़ टू बी अ फादर। ठीक है, टू मेक श्योर बिजनेस तो बनेगा ही बनेगा, बट मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो वो भी एक चीज़ आगे बढ़ेगी, जो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आगे चलने के लिए। और ऑब्वियसली टीम बड़ी करना, इम्पैक्ट बड़ा करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पेंशन वाला पार्ट पहुँचाना इज़ द मेन मोटो। वो भी होगा, बट वो 5 दिन होगा। 2 दिन मेरी एक फैमिली लाइफ है जो चलेगी, और घर जाने के बाद वही सी पार्ट होने वाला है। तो मेक श्योर करना चाहता हूँ कि वो जो फेम आए ना, उसमें वो बहुत सारे फाउंडर जो भटक जाते हैं,
उनके अलग अलग सीन हो जाते हैं, वो मेरे साथ ना हो, मैं एक सही रास्ते पे चलूँ और एक सही डायरेक्शन में आगे लेके जाऊँ, वो कुलदीप है। आई थिंक मेरे को लगता है जब आप छोटे शहर से आते हो ना और फैमिली वैल्यूज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वापस फैमिली पे ही जाते हो टू मेक यू सेन। जब कोई आपका मदद करने वाला नहीं होगा ना, तो पापा से आगे बात करोगे। जब कोई कुछ सुनने वाला नहीं होगा, तो मम्मी से आगे बोलोगे यार कुछ मेरा फेवरेट खाना बना देंगी वो, आपका दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। वही है मेन, बाकी सब हवाबाजी है। And your wife is still working. Yes, I've seen कि जब चीज़ें खराब चल रही थी मेरे राइट टाइम पे फिर सही चीज़ें बोल रही थी, she was supporting you a lot, physically भी और mentally भी, and अब तो चलो ठीक है चीज़ें हो गई, but still I've seen and I have talked to you and you said कि ठीक है, she's still supportive from the day one. अब तो लोगों के माइंड में होता है कि आप मेहनत करने की क्या जरूरत है, ये अच्छा कर रहा है फंडिंग इन द सेंस कि दैट इज अनदर थिंग, कंपनी इज डूइंग वेल, यू कैन अर्न वेल, यू कैन प्रोवाइड एवरीथिंग दैट सी वांट और लाइक फैमिली वांट, राइट? बट उसके अलावा स्टिल सी इज डूइंग दैट, तो मतलब इतना कोऑर्डिनेशन या उतना माइंडसेट जो सेम हो रहा है, कैसे हुआ, हाउ इज सी लाइक? सो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को ना एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। अगर आप फीमेल हो तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा। आप जब हम शादी नहीं होती है, हमारी मम्मी होती हैं, पापा होते हैं, शादी हो जाती है तो वाइफ बिकम अ वेरी सपोर्ट सिस्टम। आई थिंक मेरी वाइफ ने जब सैलरी देने के पैसे नहीं थे, उसने अपनी सेविंग्स से मेरे को पैसे दिए हैं। देयर आर टाइम्स जब चीज़ें सही नहीं चल रही थी और मैं बहुत स्ट्रेस था, तो उसने सारी चीज़ें संभाली, पूरा घर उसने संभाला एक तरह से। और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग अंडरमाइन कर देते हैं। मतलब जब पैसा आएगा ना, फेम आएगा, तो भूल जाओगे आप किसने आपके लिए क्या क्या किया है। बट वो अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद और चीज़ें बिल्डअप होने के बाद मैं घर जाता हूँ, वो कभी भी काम रिलेटेड बातें नहीं करती। वो मुझे बाकी चीज़ें कराती है जो मैं काम से रिलेटेड नहीं है, जो मुझे थोड़ा सेन बनाता है। तो वो अभी भी सपोर्ट सिस्टम है और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, जो बहुत लकीली लोगों को मिलता है। क्योंकि उसने मेरे को तब ज्वाइन किया जब वो सक्सेस वाला मतलब फंडिंग और ये सब न्यूज़ और ये सब नहीं था, राइट? उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शी बिलीव्ड इन मी एंड शी डिजर्व्स टू डू दैट। अब मतलब मैं ज़्यादा करूँ उसके लिए, वो ज़्यादा डिजर्व करती है। अभी भी वो कर रही है, क्योंकि हम अभी भी बहुत बड़े नहीं बने, हम अभी भी लगे हुए हैं, हम मिडिल कहीं बीच में हैं अभी। तो वो पार्ट है, आई थिंक सबको करना चाहिए। आई थिंक मेरे को लगता है फैमिली से अच्छी चीज़ नहीं होती। यू शुड गो बैक टू योर फैमिली एंड देन बिल्ड दैट सेम पार्ट ऑफ लाइफ। बिकॉज हम ये रेस में जो भाग रहे हैं ना, इस रेस में एट द एंड ऑफ द डे सब एक ही जगह पहुंचने वाले हैं। आप बना लोगे 100 करोड़, मतलब 100 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ सेम ही है। अगर आपके पास बाकी सब कुछ भी नहीं है, तो फैमिली तो इम्पोर्टेंट है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दैट फनी डजंट मैटर कि आप कितना कर रहे हो, बट ठीक है, फीस या फनी वो सब हो गया। सो ऑल द वे आर टॉकिंग विद आई बिलीव थर्ड टाइम, जितनी बार मैं बात करता हूँ मज़ा आता है, एंड every time I learn a lot of things from you, and I'm inspired that you have scaled and the things that you have done and doing already. So commendable and all the best. ऐसे आप बढ़ते रहो and all लोग तक पेंशन हो। सेम भाई, एक चीज़ मैं और बोलूँगा, मतलब बहुत से लोग मेरे बारे में थोड़ा जानेंगे, बट यहाँ पे जो इंसान बात कर रहा है उसके स्ट्रगल्स अलग हैं। तो मेरे को लगता है अमन भाई को अपने स्ट्रगल्स बताने चाहिए कि लाइफ कॉलेज से लेके अब तक। एक दूसरा पॉडकास्ट करेंगे जहाँ पे मैं पूछूंगा सवाल और आप बताना, ठीक है? तो सेम स्ट्रगल्स, सबकी लाइफ डिफ़िकल्ट है, बट साथ में ग्रो करेंगे, विल कीप डूइंग इट। एक सवाल कि चलो जितनी चीज़ें करी अभी तक समराइज़ करें, कोई ऐसा एडवाइस, कुछ जैसे ज्ञान देने लेकिन राइट वे में गया, कोई सुन रहा है, चाहे बच्चा हो या कोई स्टार्ट करने की सोच रहा है, इन जनरल लाइफ में कंफ्यूज हो, वन पीस ऑफ एडवाइस क्या आप कहना चाहें? क्या भाई, पैशन बहुत ज़रूरी है, बट पेशेंस उससे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी ओवरनाइट नहीं होगा, 2 महीने 3 महीने में चीज़ें बिल्डअप नहीं होंगी, समय लगेगा। तो जो भी स्टार्टअप करने का सोचते हैं, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि टाइम लेके चलो अपने साथ। धीरे धीरे तुम भी सीखोगे, काम भी बढ़ेगा, सारी चीज़ें वहाँ से होंगी, बट पैशन लो, पेशेंस भी लो और टाइम लो, अपने आप को टाइम दो कि वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा। टाइम लगता है हर चीज़ में। जो आप सोच रहे हो 6 महीने में होगा, वो 2 महीने में नहीं होने वाला है, वो 1 साल में हो सकता है। तो एक ही एडवाइस है कि अगर पैशन है तो पेशेंस भी होना चाहिए और धीरे धीरे उस चीज़ में लगे रहो और वो बनता रहेगा। एक और सवाल, लास्ट टाइम हमने इस पर बात की करी थी, एंड आई हैव सीन लाइक लॉट ऑफ पीपल who comes from tier 3 and tier 4 cities, they're too much complaining about their fans. ये चीज़ मेरे को बहुत ताजुब लगती है, मेरे को बुरा भी लगता है। एंड इफ यू आर फ्रॉम स्मॉलर टाउन, स्टिल यू आर डूइंग अ स्टार्टअप, दैट इज़ अ प्रिविलेज। द थिंग इज़ कि दे आर नॉट अवेयर अबाउट कि स्टार्टअप होता है क्या, एंड दे आर जस्ट वरीड अबाउट कि भाई ऐसा अच्छा करेगा नहीं करेगा, राइट? एंड व्हाट आई पर्सनली अंडरस्टैंड कि जो
एक सहनशीलता होती है आप में, कमिंग फ्रॉम दैट टाउन। कोई भी सिचुएशन है जैसे आप हैंडल करते हो उस चीज़ को, आई डोंट बिलीव कि पीपल growing up in Delhi, Bangalore can handle that. At least you have already seen lot of things, we have already seen lot of things, and what we believe कि अब इतना वर्स्ट हो चुका है कि अब इससे नीचे नहीं मुझे होगा। लगता है कुछ और चीज़ तोड़ सकती है। So I want you to talk about that part, कितना सपोर्ट रहा है, people seeing them as a burden कि भाई यार पेरेंट्स नहीं समझ रहे, so how do they convince them and how do they do that? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता होनी चाहिए। से आते हो कि घर में क्या रिसोर्सेज हैं, इफ यू विल बी डूइंग द स्टार्टअप 3-4 साल आप बैंक चला पाओगे नहीं चला पाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्टफ। तो उस पर कुछ बात। तो पहले तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब मैंने कई लोगों को देखा है जो मेरे ही शहर से हैं और मेरे से भी छोटे शहर से हैं, वो अपने आप को अब उन लोगों से कंपेयर करते हैं जिनके पास सब कुछ है और उनको वही लाइफ चाहिए जो उनके पास है, और उसके लिए वो अपने पेरेंट्स को सोचते हैं कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, जो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। जो भी सिचुएशन में आप हो, आपका कैसा भी घर है, आपके कैसे भी पेरेंट्स हैं, आपकी जो भी स्कूल में आप गए हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, वो जितनी बेस्ट हो सकती थी उतनी आपके पेरेंट्स ने आपके लिए करके दी है। वो किसी दूसरे की गाड़ी से कंपेयर करेंगे, वो दूसरे के स्कूल से कंपेयर करेंगे, वो सब कुछ जो एक पेरेंट कर सकते थे उन्होंने किया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, आप बड़े हो गए, आपने कुछ करना है, तो आप पीछे मत देखो, अब आगे देखो आप क्या कर सकते हो। और ये सच बात है कि जितना दूर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे कि मुझे अपनी घर की स्थिति अच्छी नहीं करनी, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी है, मुझे माँ बाप का सहारा नहीं बनना, मैं अपना देखूँगा, उतना ही ज़्यादा डीप आप जाओगे प्रॉब्लम्स के अंदर। सबसे पहले अपनी वो सिचुएशन स्टार्ट, पहले अगर आपको स्टार्टअप करना है, आपको नहीं पता कैसे करना है, स्टार्टअप ज्वाइन करो, सीखो, पैसे कमाओ, घर की स्थिति अच्छी करो, मेंटल पीस लेके आओ अपने पेरेंट्स में भी, अपने खुद के अंदर भी, और प्रूव करो अपने पेरेंट्स को कि देखो मैं काम करके जिम्मेदारियाँ निभा सकता हूँ। एक बार आप जब वो करने लगोगे, उसके बाद जब आप नया कुछ अपना शुरू करने की कोशिश करोगे, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। पहला एक डिसीजन लो, प्रूव करो कि भाई हम कर सकते हैं, फिर उसके बाद वो दोबारा करने की कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से अगर कोई भी इंसान जो Tier 3 Tier 4 सिटी में है और सोच रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, अब बॉल आपके कोर्ट में है, आप क्या करोगे वो दिखाओ पहले, उसके बाद पता चलेगा कि आगे क्या चीज़ें होती हैं। व्हेन आई विल बिकम अ फादर आई विल अंडरस्टैंड माई फादर मोर। जब मैं बाप बनूंगा तब मैं समझूंगा मेरे बाप के पे क्या बीती थी जब उन्होंने वो चीज़ें की। And out of context, मैं भी सोच रहा था like few months back, for example, if I need to buy something, for example, मेरे को पता 50,000 होने पड़े हैं, so I know कि मेरे अकाउंट में कितना है, I can be able to afford that or not। अपने बारे में सोचते हैं, and we used to tell that कि मेरे को फोन चाहिए, बच्चे ये सैमसंग चाहिए, and हमें नहीं पता उनके पास पैसे हैं नहीं है, to manage that कि हमको किससे लेने पड़ेंगे इसके लिए, and everyone mostly comes from that background। We don't know that, so it's high time we should appreciate our parents, the thing that they have done for us, and yeah, that's how it grow, and that's very important। मतलब we should start doing that, जो हम लोग बिल्कुल। मतलब दुनिया आपको बता रही है कि भाई जॉब अच्छी नहीं है, कूल बन जाओ, ये कर लो वो कर लो, भाई पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, घर की स्थिति ठीक करो, अपनी माँ को वो साड़ी दिलाओ जो उनको 20 साल से नहीं मिली है, अपने माँ को बोलो कि भाई मैं संभाल लूँगा, आप भी कमा रहे हो मैं भी कमाऊँगा, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, थोड़ा मैच्योरिटी अपने आप हिट होगी। स्टार्टअप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, स्टार्टअप में काम करो, सीखो, फिर जाके स्टार्टअप कर लेना, कोई चीज़ कहीं नहीं भागी जा रही है। तो मतलब लोग दूसरों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, पहले अपना रास्ता चलो। तुम भाई जिस बैकग्राउंड से आते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो उसी बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ से मतलब सारी चीज़ें जिम्मेदारियाँ बनती हैं। पहले मैंने वो निभाया, लोन्स चुकाए, ज़ीरो पे आया, कुछ सेविंग्स करी, तब जाके मैंने किया अपना। तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर ये। ठीक है, थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग एंड और एनी टाइम।